अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। आज हम मौजूद हैं थाना शादबाग में। सिटी डिवीज़न के जिस तरह से 22 पुलिस स्टेशन हैं, उनमें से सबसे हैवी चार्ज पुलिस स्टेशन शादबाग कहलाया जाता है, जहां हर आधे घंटे बाद चोरी की वारदात, 15 मिनट बाद डकैती की वारदात मामूल बन चुकी है। शादबाग पुलिस स्टेशन आप देख सकते हैं कि मैं मेन गेट पर मौजूद हूं और आज यहां पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जानिब से जो है वो कुछ ऐसे मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया है जो कि डकैती की वारदात के साथ साथ नकबजनी की वारदात भी करते थे। तीनों मुलजमान के कब्ज़ा से लाखों रुपए मालियत का जेवरात और नकदी और इसके अलावा जो है वो असलहा भी बरामद किया गया है। हम मुलजमान से भी बात करेंगे और इसके अलावा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से भी बात करेंगे कि मुलजमान का तरीका वारदात क्या था और किस तरह से ये वारदात करते थे। हम उन मुलजमान से और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से मिलते हैं। मेरे साथ 3 मुलजमान यहाँ पर मौजूद है, जिनके हवाले से मैं बताता चलूँ कि आपस में तीनों ही रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों की अगर बात की जाए तो तीनों रिश्तेदार एक ही घर में ये रहते थे और ये चोरी डकैती की वारदातें करते थे। ख़ासकर असलहा के ज़ोर पर अगर किसी भी गाड़ी, किसी भी मोटरसाइकिल वाले को रोका जाए और उस पर पिस्टल तान लिया जाए तो वो फौरी तौर पर उसके पास जेवरात हो या पैसे हों या मोबाइल हो तो उसको दे के अपनी जान छुड़ा देता है। 3 मुलजमान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और मैं शादबाग पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ। जिस तरह से मैंने बताया, ये तीनों मुलजमान जो है वो चेहरे से ही भयानक लग रहे हैं कि जिस तरह से ये डकैती की वारदात करते थे दीदा दिलेरी के साथ साथ ये नकबजनी की वारदात भी करते थे और शहरियों को जो है वो पिस्टल दिखाकर उनसे खींचातानी करते थे। सबसे पहले जो है वो गैंग के सरगना की जानिब चलेंगे। आप बताएं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम, आप कहाँ रहते हैं? मेरा शाहबाग। शादबाग के ही रिहायशी हैं? हाँ जी। आप काम क्या करते हैं? मैं पहले रिक्शा चलाता था, अपने इंटरनेट केबल का काम करता हूँ। पहले आप रिक्शा चलाते थे, आजकल आप इंटरनेट का काम करते हैं। ये चोरी डकैती की वारदात कब से शुरू की हुई है और कितनी बार इससे कबल पकड़े गए हो और कितनी अब तक वारदातें कर चुके हो? ये 5 साल पहले एक बार हुई थी, ये अब की है एक बार तो, और एक मंशियात का पर्चा और एक गवाह का पर्चा है। इसके ऊपर अगवा का पर्चा भी है, मंशियात का पर्चा भी है। इसके अलावा इससे कबल जो है ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, पहले भी जेल जा चुका है, ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता है और ये डकैती की वारदात करता था। कितनी वारदातें अब तक कर चुके हो? एक बार पहले की है, एक बार अब की है। इस दफ़ा जो वारदात की थी उसका तरीक़ाकार क्या था? किस तरह से गैंग बनाया? किस तरह से एक दूसरे के साथ जो है वो टेलीफोनिक राब्ते हुए या घरों में जाके कोई प्लान तैयार किया गया? ये एक चाची आई थी मेरी, उसने मुझे ये लालच दी थी। वो चाची उनके घर में काम करते थे तो उसने हमको ये घर की सारा बताया था, बायोडाटा। फिर हम एक कज़न एक गली में रहते थे, हमने एक जगह पे बैठ कर मशवरा किया था गली में। कैसे मशवरा किया? जो घरों में काम करने वाली नाजरीन ख़वातीन होती हैं, जिस तरह से आप लोग अपने घरों में काम काज करने के लिए ख़वातीन का इस्तेमाल करते हैं, ख़वातीन को रखते हैं ताकि आपके बर्तन, आपके कपड़े धो दे, वो वहीं पर आपकी जो है वो घर की चाबियों का भी पता लगा लेती हैं कि इनकी सेफ कहाँ पर है और सेफ के अंदर पैसे कहाँ कितने रखे गए हैं। ख़ासकर मैं उन घरों से भी जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा कि जो काम करने वाली होती हैं उनके ऊपर इतना एतबार ना किया करें। उनका जो काम है उनको अपने काम तक ही महदूद रखने दें, अपने बेडरूम तक, अपने कमरे तक ना लाएं जहां पर आपका जेवरात, आपके पैसे, आपकी कीमती अशिया बड़ी होती हैं। जिस तरह से मुलजम बता रहा है कि हमारी एक चाची थी, वो घरों में काम करती थी, साथ साथ वो रैकी भी करती थी कि किस घर के अंदर कितना सोना है, कितना पैसा है, और वारदात करने के लिए जो है वो इसको भिजवा देती थी। नदीम, ज़रा बताएं, चाची ने क्या आपसे बात की, किस तरह से प्लान तैयार किया गया? चाची ने ये प्लान किया हुआ था, उनके घर में जेवरात भी है और पैसे भी हैं, तो आप उनको मैं दिखाती हूँ उनका घर भी। उसने उनका घर भी दिखाया था, तो साथ लेकर मुझे उनका घर दिखाया था, तो बाद में हम तीनों गए थे। जब आप पहले पकड़े गए हो तो पहले कितनी देर बाद जो है वो जेल से रिहा हुए थे? जब बंदा जेल से रिहा होके आता है तो फिर वो रोज़ी रोटी की तलाश में कोई मेहनत मजदूरी करता है। आपने क्यों नहीं ये काम किया? आपने फिर डकैती की वारदात शुरू कर दी। क्या ऐसी मजबूरी थी आपकी? सर 5 साल पहले मैं पकड़ा गया था, तो अब रिक्शा चलाता था, वो फिर झगड़ा हो गया था, इसलिए वो फिर मैं अब इंटरनेट केबल का काम करता था। भाई, रिक्शे का, इंटरनेट का, झगड़े का, डकैती की वारदात से क्या ताल्लुक? डकैती की वारदात असला के जोर पर होती है। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? सर वो बस लालच आ गई थी, इसलिए किया था।
जो पैसे आप लूटते थे, जो जेवरात आप लूटते थे, उनका इस्तेमाल क्या करते थे? उनको बेचकर कोई अय्याशी करते थे या अपने घर में पैसे खर्च करते थे, क्या करते थे? सर वो जो इस बार किए हैं खर्च वो घर में किए हैं, तो वो जेवरात जो वापस कर दिए। आपके घर वाले, आपके फैमिली जो है वो ये नहीं पूछती थी कि आपने ये पैसे कहाँ से लिए हैं? एकदम शॉर्टकट लिए आपके पास हज़ारों रुपए आ गए हैं, आपके पास जेवरात आ गया, क्या ये तमाम वारदातों का आपके घर वालों को भी मालूम था? नहीं सर, घर वाले को नहीं मालूम था, ना घर बताया था, घर में बताया नहीं है, ना घर बताया था मैंने। लोग गैंग तैयार करते हैं जेल में जाके, ताकि जेल में जाने के बाद जो है वो वहाँ पर भी डाकुओं से मुलाकात होती है, वहाँ पर प्लान तैयार होता है और एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज किए जाते हैं और डेट बताई जाती है कि फ़लाँ डेट को जो है वो मैं जेल से बाहर जाऊँगा और मैं आपको उस जगह पर मिलूँगा। लेकिन आपने तो अपने घर का जो है वो गैंग तैयार कर लिया है, इनसे आपका क्या रिश्ता है? ये सर फूफो का बेटा और साथ वाला चाचू का बेटा सांडू का साथ। जो इस दफ़ा आपने वारदात की थी वो किस तरह से की थी? सर वो हमने एक जगह बैठे हुए थे, फिर गली में गए, उनका घर देखा था, दरवाज़ा खुला हुआ था, फिर बाइक दूसरी ली रेंट पे, उसके ऊपर नंबर प्लेट के ऊपर चिक्कर लगाया था, फिर 3 जने गए थे, तो वो अंदर गए थे, अंदर ले सामान लेकर बाहर आ गए थे। पहले रेंट पे मोटरसाइकिल ली, फिर उसके बाद उसको जो है वो ऐसी चीज़ नंबर प्लेट पर लगा दी कि नंबर प्लेट जो है वो नज़र ही ना आए, ताकि जिस तरह से सेफ सिटी के कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, आपको क्या पता नहीं था कि जहाँ पे वारदात की जा रही है वहाँ पे कोई कैमरा ना हो? आपने मास्क पहन रखा था या इसी तरह से गए थे? सर मास्क पहना हुआ था। इनके साथ किस तरह से आपका प्लान तैयार हुआ? घर में बैठ के या किसी बाहर? नहीं सर, उधर बैठ के गली में बैठे हुए थे, गली में डेरा वगैरह उधर बैठ जाते थे, थड़ी में बाहर। डेरे पे तो आपके अलावा और भी चोर डाकू होंगे, जहाँ पर आप चोर डाकू जाके स्टे करते हैं तो जाहिर बात है वो किसी रसागीर का डेरा होगा, वहाँ पर जो डेरेदार होता है वो तो किसी चोर डाकू को अपने पास बिठाता नहीं है। फिर ये एक ऐसा डेरा था कि जिन्होंने आपको अपने पास बिठा लिया, फिर उसका करैक्टर क्या था? सर वो बाहर गली में थड़ा है, वो उधर थड़े में हम बैठे रहते हैं, एक ही गली में रहते हैं, कज़न है तीनों। वारदात जो होती है, नदीम मुझे एक बात बताएं, वारदात के हवाले से मैं बताऊं कि वारदात करने से पहले कुछ घरों की मजबूरियां होती हैं, कुछ अपनी मजबूरियां होती हैं, उसके लिए एक प्लान तश्कील दिया जाता है कि मैं अपने किसी रिश्तेदार, किसी अजीज़ को जो है वो इस काम के अंदर लाऊंगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे। जब आपने इनके साथ मिलकर वारदात की तो कितना कितना हिस्सा आपको मिला था? सर वो हमने 65 हज़ार रुपया किया था। कितनी वारदात की थी, उसमें क्या क्या आपने स्नैच किया था और वारदात कैसे की थी? घर के अंदर सबसे पहले कौन दाखिल हुआ था? गन पॉइंट पर फैमिली को बांधा गया था, यरगमाल बनाया था, उनके बच्चे को जो है वो अगवा किया गया था, किस तरह से किया? सर अंदर गए थे, अंदर एक बच्चा ही आया था, उसको साथ लेकर गए थे, बस अंदर चले गए, अंदर कोई ऐसी हरकत। बच्चा किसका था वो? पता नहीं किसका आया था, उनका ही आया था, घर वालों का। देखें, घर वालों का आपने कम सिन बच्चा उठा लिया गन पॉइंट पर, उसके बाद उसके सर पे पिस्टल रखा, तमाम घर वालों को एक साइड पे बांध दिया होगा या कमरे में बंद कर दिया हो गया, दीदा दिलेरी के साथ आपने डकैती की, वारदात की और आपने घर में दाखिल होते ये भी कहा होगा कि अगर कोई भी अपनी जगह से हिला या आवाज़ निकाली तो बच्चे को गोली मार देंगे, ये दुरुस्त है? सर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमने जो सी गलती की है उसकी अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, आइंदा के बाद इस तरह की कोई भी नहीं गलती करेंगे, लिहाजा अल्लाह से हमने वादा किया आइंदा के बाद इस तरह की कोई भी नहीं गलती होगी, इस तरह की गलती करेंगे तो अल्लाह पाक हमें मौत दे दे बस। देखें, माफ़ करना या ना करना ये तो मेरे पाक परवरदिगार के हाथ में है, किसको मरने के बाद माफ़ करना है, किसको नहीं करना। जिनके घर में आपने वारदात की है, जिनके लखते जिगर पर आपने पिस्टल ताना है, जिसकी जो है वो छोटे कमसिन बच्चे को जो आपने जान से मारने की धमकी दी थी, उस फैमिली को यरगमाल बनाया, डराया, वहाँ से क्या क्या आपने स्नैच किया था? बस सर वो चाची ने लालच दी थी, 2,90,000 रुपया था, जेवरात का पता ही नहीं था कितना आया था, कितना ने वो वापस कर दिया था। किसको वापस कर दिया था और वो चाची किधर है? चाची का अब कोई पता नहीं है, मैं इधर थाने में, वो जेल में गया हुआ था, शनाख्त प्लेट पे बांधा, चाची का नहीं पता वो कहाँ है। मेरे साथ दूसरा मुलज़िम भी यहाँ पर मौजूद है। फिर अगर इस बात की जाए इस जो है वो गैंग के सरगना नदीम की, तो नदीम का कहना है कि हम प्लान बनाकर घर में दाखिल हुए, जाके कमसिन बच्चे को उठा लिया, उसके सर पर पिस्टल तान लिया, पिस्टल तानने के बाद तमाम फैमिली को एक साइड पे कर दिया और ख़ासकर जो है वो घरों में काम करने वाली जो इनकी चाची है वो भी जो है वो पुलिस को मतलूब है, पुलिस उसकी तलाश में भी जगह जगह छापे मार रही है, उसको भी जल्द जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके भी मोबाइल फ़ोन का डाटा जो है वो हासिल कर लिया गया है। लाहौर पुलिस के पास बहुत सारे ऐसे जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है कि किसी भी मुलज़म को जो है वो छुपने की जगह नहीं मिलती, बाकायदा तौर पर जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिस तरह से उनकी CDR मिल जाती है, इसका लोकेशन मिल जाती है और तमाम चीज़ें जो है वो लाहौर पुलिस के पास मौजूद हैं। लेकिन मुलज़म की अगर बात की जाए तो मुलज़म का भी यही कहना है कि मैं अपनी चाची के कहने पर गया था, लालच में आ गया था। देखें, लालच
जो होता है वो तो घरों के घर उजाड़ देता है। इनकी जो भूख थी वो तो जितना मर्जी पैसा हो, जितना मर्जी जेवरात हो, ख़त्म नहीं हो सकती। मेरे साथ यहाँ पर दूसरा मुलज़म मौजूद है, हम उनकी जानिब जाएंगे। आप बताएं, आपका नाम क्या है? हमजा। हमज़ा, आप क्या काम करते हैं और कितनी देर से वारदात कर रहे हैं, और इसके साथ आपका राब्ता कैसे हुआ? मैं इसी का काम करता हूँ, अब सीख रहा था। अब शादी हुई है, शादी से पहले पैसों की ज़रूरत थी, वालदैन फ़ौत हो गए हैं। तो भाई ने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी चाची कह रही है तो पैसे की ज़रूरत है। मैंने कहा मुझे भी ज़रूरत है, हमारी इकट्ठी शादी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे वारदात करनी है। पहली वारदात की है मैंने ज़िंदगी। कौन से सन में आपकी शादी हुई और शादी आपकी कहाँ हुई है? मेरी पुप्पो लगती है जहाँ हुई है शादी। तो अब दो महीने हुए हैं अभी। आप रहते कहाँ पर हैं? भगतपुरे। भगतपुरे शादबाग के आप रिहायशी हैं, और आपकी ये हथकड़ी चीख चीख कर आपको बता रही है कि आप ना माशरे में फिरने के काबिल हैं और ना रिश्तेदारों को मुंह दिखाने के, क्योंकि इसके बाद आपने जेल में चले जाना है। और जब आप जेल से वापस आएंगे आपका कोई मूड नहीं है कि आप मजदूरी करें, फिर उसके बाद आप बड़े डाकू बन जाएंगे। फिर मुझे बताएं कि घर में जो वारदात, जिस तरह से नदीम ने बताया, घर में वारदात का प्लान कैसे बना, किसने तैयार किया था? इसकी चाची ने इसके साथ ही रब्ता आया था। तो इसने हमें कहा कि ऐसे ऐसे काम करना है। तो मैंने कहा पैसों की ज़रूरत है या मुझे मैंने भी शादी करनी है, पैसे घर में लगाने हैं। तो फिर इसने बाइक ली है, हमें तैयार किया है कि जहाँ पर जाना। जब आपको इसने ये बात कही कि मोटरसाइकिल का मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ, घर में वारदात करनी है, बड़ा अजीब सा नहीं लगा कि साहब रिकॉर्ड याफ्ता थे? आपको पता था पहले भी हम लोग इसी तरह से पकड़े गए हैं, इस दफ़े भी पकड़े जाएंगे, कोई बात नहीं होता है। अगर मुझे कोई आदमी कहे कि घर में वारदात करनी है, मुझे शौक लगेगा कि मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया, अगर मैं डकैती की वारदात करूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा। आपको कैसा लगा? सर मैंने पहले कभी नहीं किया था ऐसा काम, पहली बार ज़िंदगी में किया है, वो भी इसके साथ चला गया हूँ। पहले कभी नहीं ऐसा काम किया। इस वारदात के अंदर आपका क्या किरदार था? आपके पास वेपन था? आप घर में दाखिल हुए थे या बाहर ध्यान रख रहे थे या अंदर जाके लूट मार कर रहे थे? मैं बाइक चला रहा था। आप बतौर ड्राइवर कर रहे थे काम, घर के अंदर दाखिल नहीं हुए? घर के अंदर गए हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसा पिस्टल वगैरह मेरे पास नहीं आया था, मैं सिर्फ ड्राइवर रहा था। मुझे ये बात बताएं, जब घर के अंदर दाखिल हुए थे, दाखिल होने के बाद आपने सबसे पहली बात क्या कही थी? कौन सा ऐसा ललकारा मारा था? घर में दाखिल होते ही कहा था कोई भी अपनी जगह से ना हिले वरना गोली मार देंगे? बच्चे को उठा लिया था? नहीं, बच्चा दरवाजे के पास आया था। ठीक है। उसको हमने कहा कि हमें लेकर चलो जहाँ पर वो उनकी शादी हुई है। नहीं, इनको पूरी मालूमात है थी। वो लड़का हमें कमरे में ले गया, तो कमरे में एक ही औरत आई थी जिन्हें हम कहा कि हम आपके पास जो है हमें दे दें। तो हमें सब कुछ पता है आपके घर में क्या क्या है। इन्होंने कहा, नदीम भाई ने, मगर मेरे पास आपको चाची ने हर चीज़ बता दी थी कि इनके घर में इतना जेवर है, इतने पैसे हैं और इस जगह पे पड़े होंगे। आपने उसी निशानदेही पर जब जाके उनसे, घर के मालकान से जो मुतालबा किया कि आपके पास इतने पैसे हैं, इतना जेवर है, तो जाहिर बात है उसको भी बड़ा शौक़ लगा होगा। फिर उसके बाद जब घर के अंदर आप दाखिल हुए तो पिस्टल नदीम ने निकाला था? जी, नदीम ने निकाला था। आपका प्लान कहाँ पर बैठ के बना था? ये गली में आया था। मैं नानों के पास रहता था, चाह मीरा, वहाँ पर हम छोटे छोटे आते जब माँ बाप फौत हो गए थे। नानों ने पाला, वहाँ पर रहते थे, उधर ही इनका घर आया था। तो वहाँ गली में इकट्ठे रहते हैं, साथ साथ घर रहते हैं। इन्होंने तब वहाँ पर बात की थी गली में। कितने पैसे की वारदात आपने की थी? क्या क्या वहाँ से आपने लूटा था? जेवरात आया था, सोना, तो पैसे आए थे हमें 65,000 रुपया आया था। बाकी इन्होंने अपनी चाची के साथ बांटा है। जब 65,000 आपको मिल गया उस वक्त आपकी शादी हो गई थी या होनी थी? होनी थी। फिर उसके बाद आपने जेवरात सेल किया, सुनियारों को बेचा, और उसके बाद आपको 65,000 रुपये जो आए, फिर आपने उन पैसों से शादी कर ली? 65,000 रुपये आया, बस सिर्फ जेवरात नहीं बेचा, वो आप वापस कर। भाई 65,000 में तो देगें पक जाती हैं खाने पीने की। आपके पास इससे पहले भी कोई चोरी चकारी की वारदातें की होंगी, आपने पैसे जोड़े होंगे? नहीं, मेरे वालिद के ना मकान आए थे, किराए पर दिए थे। नानों के पास पैसे, वो ना किराया जोड़ दी थी, उनके पैसे जोड़े हुए थे वो नानों ने। ये तो मैंने जो उनसे 65,000 रुपये लिए, ये तो मैंने अपने घर जो उनसे बंद पड़ा था उसको सेट करवाया था। उसके ऊपर मतलब पेंट वगैरह, दरवाज़ों का रंग करवाया था,
बस ये इधर लगे हैं। तो जो आपने 65,000 रुपये की वारदात अपने दोस्तों के साथ मिलके की है, यही पैसे जहाँ पे नानी ने आपकी शादी पे लगाए हैं, आपके वालिदैन ने जो लगाए हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर लेते, ये इतना बड़ा गुनाह ना करते कि आज आपको हथकड़ी ना लगी होती। नानी ने कहा था एसी का काम अभी सीख रहा था, नानी कहती थी लाओ कौन सी कमाइयाँ मुझे दी हैं, इसी का काम सीख रहा था, अभी पूरे मैकेनिक नहीं। आपका कहने का मकसद ये है कि जो वारदात मैंने की है इसमें आपकी नानी जो है वो इसके साथ शामिल है, ताकि आपकी नानी जो है वो कह रही थी बताओ कितने पैसे कमाए हैं, आप निकम्मे हो, मोहल्ले में फारिग फिरते हो, आपने उनको खामोश रखने के लिए उनको पैसे कमा के दिखाने थे कि मैं पैसे किसी भी तरीके से कमाऊं, चाहे वो मैं डकैती करूं, चाहे मैं वारदात करूं, चाहे मैं किसी को गन पॉइंट पर लूटूं, पैसे लेके मैंने घर जाने हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नानों के साथ, नानों हमारी 5 वक्त की नमाजी हैं, हाजी हैं, उनकी ऐसे बात हो वो हमें ऐसे ज़िंदा जला दे, वो ऐसी बात उनके ऐसे है नहीं है। जब आपने डकैती की वारदात की है, आप थाना शादबाग के अंदर मौजूद हैं, आपके हाथों को हथकड़ी लगी हुई है, पुलिस एहलकार आपके साथ खड़ा है, और ये चीज़ें देखकर टेलीविज़न स्क्रीन पर, कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख के नानी आपको आग नहीं लगाएगी? उस वक्त आपका दिल कहाँ था जब आपने कम सिन बच्चे को यरगमाल बना के उनसे पैसे लूटे? लूटने के बाद फिर आप कहाँ ले गए थे सारे पैसे? जाके घर के अंदर जाके आपस में बंटवारा किया? पैसे तो हमने आते ही बंटवारा कर लिया। कहाँ बंटवारा किया था? नदीम भाई के घर में। नदीम भाई के घर में आपने आके तमाम पैसों का बंटवारा किया। जो जेवरात था वो कहाँ पर जाके फ़रोख्त किया? वो फ़रोख्त नहीं किया, वो नदीम के घर में पड़ा था, वो वापस कर दिया जिनके लूटा था। कितनी देर बाद पता चल गया था कि उन घर वालों को हमारा पता चल गया, हमने पकड़े जाना तो जेवरात वापस कर दें? शादी के बाद 3 महीने बाद। 3 महीने वारदात से पहले जो आपने वारदात की, उसके बाद शादी हो गई, 3 महीने बाद आपको पुलिस ने नहीं पकड़ा, किसी को पता नहीं चला? नहीं। फिर कैसे पुलिस को पता चल गया? मालूम नहीं है। मालूम नहीं है? इससे पहले कोई वारदात की है? नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं की है। कभी जेल गए हो? नहीं, कभी नहीं की है। सिर्फ यही वारदात आपने की है, और इसके ऊपर आपको उकसाया नदीम भाई ने। ये आपका लगता क्या है? रिश्तेदार हैं, दूर के हैं, फूफी मतलब कि जैसे चाचा बाबू के हैं। नहीं, ये कहता कि वो मेरा सांडू है, और 2 बहनें, एक आपके साथ एक उसके साथ ब्याही गई हैं। अब जब उनको पता चलेगा तो वो दोनों आपसे तलाक ना मांगेंगे? आपके ससुराल वाले ना कहेंगे कि आप तो चोर डाकू हो, हम अपनी बेटियां क्यों भेजें? हम मंदिर हैं, पता नहीं अब क्या होगा भाई, घर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आपके घर वाले आपको थाने मिलने आते हैं? इनके भाई आते हैं, बिलाल भाई के, खाना ये मिलेगा। आप मुझे बताएं कि आपके घर वाले नदीम यहाँ मिलने के लिए आए तो आपने उनको क्या जवाब दिया कि मैं किस केस में पकड़ा हूँ? भैया वालदा और वाल साहब फोत हुए हैं, बड़ा भाई जेल में है। आपका बड़ा भाई भी जेल में है। देखिए नाजरीन, इनका जो ख़ानदान है वो मेरा ख्याल है यही काम करता है। इसका भाई जो पहले जेल में है, फिर इसके बाद 365 अगवा का मुकदमा दर्ज हो गया, फिर इसने 65 के बाद जो है वो रिक्शा चलाना शुरू किया, उसके बाद वहाँ पर भी जो है वो अगवा का मुकदमा दर्ज हो गया, फिर उसके बाद इसके ऊपर जो है वो नकब ज़नी और 392 के डकैती के मुकदमात भी जो है वो दर्ज होना शुरू हो गए। फिर एक बार मुलज़िम की जानिब चलेंगे। आपका भाई किस चक्कर में पकड़ा भाभी? सर वो झगड़े का मसला था, वो उसके ऊपर मंशात डली है। मंशात के चक्कर नहीं, डली क्या होता है? वो फ़रोख्त करता होगा, इसलिए तो पुलिस ने जो है वो पर्चा दिया है। सर मालूम नहीं है, वो बड़ा भाई रिक्शा चलाता था, मालूम नहीं है कैसे हो गया। आपको ये नहीं पता कि मेरा भाई जो है वो इस वक्त जेल में है और मैं घर में वाहिद फ़र्द हूँ, मैं कोई उसकी रिहाई के लिए कोई पैसे बनाऊँ, कोई मेहनत मजदूरी करूँ, रिक्शा चलाऊँ? ये कौन सा तरीका शॉर्टकट आपने अपना लिया कि वारदात शुरू कर दी? सर वो अभी मेरे साथ ही पकड़ा गया था घर से, मेरे साथ वालदा और वालिद साहब फोत हुए हैं। डकैती करने के बाद कितनी देर बाद आप पकड़े गए हो? सर हम पकड़े गए हैं 2 माह बाद। 2 महीने बाद आप पकड़े गए हो? हाँ जी सर। ये जो तीसरा मुलज़िम आपके साथ खड़ा है, बड़ा खामोश था, इसका किरदार क्या था? सर इसका भी यही करता था, साथ इसके साथ बस इसके साथ बात की थी, बस वो चाची है जो समीना बीबी, उसने हमको लालच दी थी, तो उनसे बात की। भाई समीना बीबी ने आपको लालच दी कि वहाँ डकैती की वारदात करते हैं, आपने असला कहाँ से ले लिया? समीना बीबी ने तो सिर्फ आपको मशवरा दिया है, लेकिन जुर्मदार वो भी है, उसके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई पुलिस ने की है और होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार भी होना चाहिए। लेकिन वारदात तो आपने असले से की थी ना? जी सर। तो मुझे बताएं कि वो असला कहाँ से ले लिया? कोई ज़ुबानी कलामी आपने किसी को
नहीं लूटा, आपने गन पॉइंट पर उससे वारदात की है। असले के मतलब ज़रा मुझे बताएं कि आपने पिस्टल कितने का ख़रीदा, कहाँ से ख़रीदा, कोई किराए पे लिया, किसी दुकान से लिया? आप मुझे टोटल मुकम्मल बात बताएं। सर वो उधर लड़का आता था जुआ खेलने। लड़का कौन था, क्या नाम था उसका, कहाँ जुआ खेलना आता था? शहजाद नाम था। वो ये 2 नंबर के पार्क में जुआ खेलता है। उसने वो जुए की दौरान वो पिस्टल जो है ना सेल कर दिया था। कितने का सेल कर दिया था? पिस्टल का कोई लाइसेंस होता है और पिस्टल जो होते हैं वो दुकानों से मिलते हैं, कोई राह चलती गलियों बाजारों से नहीं मिलते। आखिर उसके पास भी उसका लाइसेंस नहीं होगा, वो भी उसका गलत इस्तेमाल करता होगा। आपने पिस्टल कितने का ख़रीदा था? सर 13,000 रुपये का। 13,000 रुपये का आपके पास लाइसेंस था? नहीं सर। आपका सबसे पहला जुर्म तो ये है कि आप बगैर लाइसेंस के जो है वो पिस्टल लेके घूम रहे हैं। इस डकैती से तो बेहतर था आप अपने ऊपर 13, 20, 65 का मुकदमा दर्ज करवा लेते कि चले नाजायज़ पिस्टल रखा हुआ है, कम से कम आपको ये अज़ियत तो ना देखनी पड़ती। अगर नाजायज़ पिस्टल भी आप रखते हैं तो उस पर भी जो है वो मुकदमा दर्ज होता है। 13,000 रुपये का आपने पिस्टल ख़रीदा, इसका मकसद ये है कि आपने डकैती का सोचा हुआ था, आपने डकैती की वारदात करनी थी, इसलिए तो आपने जो है वो पिस्टल ख़रीदा था। नहीं सर, बस वो गलती हो गई है। आप गलती की माफ़ी दर्ज कर रहे हैं, माफ़ी मांग ली है। माफ़ी तो अगर मर जाओगे तो अल्लाह ने देनी है, अगर ज़िंदा हैं तो आपको माफ़ी देनी है मुद्दई मुकदमा ने। पुलिस तो इसमें कुछ कर नहीं सकती, पुलिस ने तो अपना काम मेरिट पे करना है। पुलिस ने आपसे जो है वो सारी चीज़ें बरामद की हैं, जेवरात बरामद किया है, असला बरामद किया है, आपका साहब का रिकॉर्ड जो CRO से लिया गया है वो बरामद किया गया है। पिस्टल जब ख़रीदा था कितनी देर बाद आपने इसके साथ वारदात की? सर इसको हो गया 3-4 साल बाद की है। 3-4 साल पिस्टल का क्या इस्तेमाल करते रहे? कुछ भी नहीं सर, वैसे ही वो दिन दहाड़ का ही आता था, खुशी को ही आती थी, वो तब चला लेते थे बस। जब चलाते थे कभी ऊपर देखा था कि छत के ऊपर कोई बच्ची खड़ी है, कोई बच्चा खड़ा है? आप तो फायरिंग का जो है वो राइफ़ल का या पिस्टल का मुंह तो ऊपर करके गोलियां चलाते थे। अगर किसी की बच्ची को या किसी बच्चे को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? सर आइंदा के बाद ऐसा नहीं होगा। मुलज़म की बात की जाए तो मुलज़म कहता है कि आज के बाद नहीं करूंगा, लेकिन मैंने जितने भी जो है वो प्रोग्राम किए हैं, जितनी भी मैंने रिपोर्टिंग की है बतौर क्राइम रिपोर्टर, जब मुलज़िम डकैती की वारदात करता है मोटरसाइकिल पे और असला के ज़ोर पर, इनकी आंखों में जो है वो एक अजीब सी जो है वो लाली होती है। ये लोगों से जब गन पॉइंट पर माल छीनते हैं, जेवरात छीनते हैं, इनके साथ कोई बंदा मुज़ाहमत करे तो फौरी तौर पर जो है ये गोली मार देते हैं। और लेकिन पिस्टल से निकलने वाली गोली कहीं नाम नहीं बताती कि मैंने कहाँ लगना है, चाहे वो दिल पे लगे, चाहे वो दिमाग पे लगे, चाहे वो आपकी रीढ़ की हड्डी पर लगे। अगर ये डकैती की वारदात दीदा दिलेरी से करते थे तो ये लाजमी बात है कि लोगों को फायरिंग करके ज़ख्मी भी करते थे। ताहाल जो है वह भी इनकी तफ्तीश जो है वो थाना शादबाग में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अख्तर कर रहे हैं। तीसरे मुलज़िम की जानिब चलेंगे जो थाना शादबाग में इनका साथी है, वो भी पकड़ा हुआ है, ये भी इस डकैती में शामिल था। 3 ये डाकू थे, मोटरसाइकिल इन्होंने रेंट पे ली और रेंट पर लेकर घर के अंदर डकैती की वारदात करने के लिए ज़बरदस्ती दाखिल हुए और वहाँ एक कमसिन बच्चे को गन पॉइंट पर साइड पर रख लिया और जेवरात और नकदी जो है वो वहाँ से लूटी गई। मेरे साथ तीसरा मुलज़िम भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप मुझे बताएं आपका नाम क्या है? बिलाल, किस तरह से इनके साथ आपका राब्ता हुआ, किस तरह से इनके साथ आपकी मुलाकात हुई और ये तमाम प्लान कैसे बना, किसने बनाया और वारदात में क्या क्या आपने गन पॉइंट पर छीना और आपको कितनी रकम मिली? वारदात में 65,000 रुपये हिस्सा आया हमें। तो वारदात में ये ऐसे प्लानिंग हुई है, हम ना गली में इकट्ठे बैठे हुए थे थरे पे, उधर बैठ के प्लानिंग हुई थी और हमें नहीं था पता इसकी चाची इसको रिपोर्ट दे रही है नहीं दे रही, कौन है कौन नहीं ये मुझे नहीं था पता और इसे पता जो पता है। नहीं, जब वारदात करने के लिए आप जाते हैं तो आपको पूरा प्लान जो है वो एक तश्कील दिया जाता है कि हमने वारदात करनी है, आपने घर के अंदर दाखिल होना है, आपने पिस्टल का इस्तेमाल करना है, आपने मोटरसाइकिल स्टार्ट रखनी है। इसमें आपने 65,000 तो ले लिए, जिसने पिस्टल पकड़ा हुआ था उसको भी 65,000, जिसने मोटरसाइकिल चलाई उसको भी 65,000 और आपका किरदार क्या था जो कि आपको भी इन्होंने 65,000 दे दिया। आप इस वारदात में शामिल थे, आपका वारदात के अंदर पूरा किरदार था। अपने किरदार के मतलब मुझे बताएं कि आपका वारदात के अंदर किरदार किस तरह का था? वारदात के मुताबिक ये क्या नाम है, किरदार ऐसे ही था जैसे आपने बताया ना उसने नदीम ने, वैसे ही हम इकट्ठे तीनों। क्या बताया था नदीम ने, किस तरह से मुलाकात हुई? गली कौन सा वो थड़ा था जहां पे तीनों बैठे हुए थे? थोड़ी देर बाद नदीम आया, नदीम ने आगे कहा कि उत्थे गली दे विच आए सी, गली दे विच थड़ा आया सी, उत्थे बैठे रहे हैं ते उत्थे बह के गलबात हुई सारी
ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मजबूर किया उन्हें। नदीम ने आपको मजबूर किया कि डकैती की वारदात करें या चाची ने आपको मजबूर किया कि डकैती की वारदात करते हैं? और वारदात के हवाले से मेरी बात सुन लो, वारदात के हवाले से आपने और आपके साथी ने पहले ना की थी कि हमने वारदात नहीं करनी, फिर उसके बाद नदीम बाज नहीं आया, फिर आपको मजबूरन करनी पड़ी? नहीं, हमने तीनों ने मना किया था। मैंने इसको मना किया था, इसने उसको मना किया था, तो हमने तीनों ने एक दूसरे को मना कर दिया था। फिर उसके बाद इसने ना फिर बात की थी मेरे। वो चाची 420 जो थी वो आपको मिली थी? आपके साथ उसकी मुलाकात हुई थी? नहीं, मेरे साथ नहीं हुई थी, मेरे साथ नहीं उसकी मुलाकात हुई। फिर नदीम ने आपको उकसाया कि वारदात करनी है और वहाँ चलते हैं। जब आपको चाची ने नहीं कहा तो फिर आप नदीम के कहने पे गए ना? जी, नदीम के साथ गए थे हम। फिर वारदात किस तरह से की आपने? वारदात हम पहले गली में गए हैं, देखा दरवाज़ा खुला हुआ था, फिर हमने ना बैग मोटरसाइकिल मंगवाई रेंट पे मंगा के ना मोटरसाइकिल फिर हम उसके घर गए हैं। और पिस्टल किस किस के हाथ में था? जो पिस्टल दिखा के वारदात की है, पिस्टल तुम्हारे हाथ में था, तुम्हारे हाथ में था, इसके हाथ में था, किसके पास पिस्टल था? मेरे पास था पिस्टल। तो फिर बताओ ना सारी बात कि मैं पिस्टल लेके गया था, मेरा मेन किरदार था, पिस्टल का बुलेट मैंने मारा था और उसके बाद उनको डराया धमकाया मैंने था, इसलिए मुझे 65,000 मिले हैं। जी, ऐसी बात है। आप मुझे बताएं अपने मुंह से कि किस तरह से आपको पिस्टल किसने दिया, उसके अंदर गोलियां कितनी थी, पिस्टल रात को दे दिया गया था, वारदात के दौरान दिया गया था या पहले से पकड़ाया गया था? वारदात के दौरान पिस्टल पकड़ाया गया था, उसी टाइम उसके बीच में आती 3-4 गोलियां आती बस। तीसरा मुलजम जो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, बड़ा शातिर मुलजम है और ये मुकम्मल बात बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर इससे बात करूँगा। आप मुझे बताएं कि वारदात किस तरह से प्लान बना, पिस्टल कहाँ से आया? गली 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣੀ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਕੀ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗਾ, ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3-4 ਗੋਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਜੇਵਰਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇਵਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ 65,000 रुपये वंड लिया तो चाची इंदी हिस्सा ने कढ़िया सी। आपने फिर 65,000 जब लिया, 65,000 आपके दोनों साथियों ने लिया, चाची ने जो ये काम दिया था वारदात का, उसको कितना हिस्सा मिला? उसको 80,000 रुपया। जब ये वारदात हुई तमाम पैसे आपने कौन सा उनके घर में गिने होंगे, ये नदीम के घर में आके गिने होंगे, वाकई ही इतने पैसे थे या इन्होंने छुपा लिया कहीं? नहीं, 2,90,000 था। उसमें चाची को कितना हिस्सा दिया? उसको 80,000 रुपया। जिसने आपको टिप दी थी, जिसको आपने घर जिसने दिखाया था, उसको आपने 80,000 दिया? उसने कहा था हमें ना आधे पैसे देने हैं, हमने तीसरा हिस्सा उसको निकाल के दिया था। अच्छा। हाँ जी, उसको तीसरा हिस्सा दिया था। उसके बाद 2 हिस्से जो से हुए थे ना, वो हमने तीनों ने डिवाइड किए थे। नाजरीन, ये तीनों मुलजमान की आपने बात सुनी। तीनों मुलजमान का कहना था कि हमने 65,000 रुपये जो है वो आपस में डिवाइड किए और जिसने हमें घर दिखाया था, जिसने वारदात करवानी थी, 80,000 रुपये जो है वो उसके साथ हमारी डन हुई थी कि वारदात के बाद आपको पैसे देंगे। और उसके बाद जो है वो पुलिस ने इन एक्शन होकर जो है इनको गिरफ़्तार किया और तीनों मुलजमान को जो है वो इस वक्त हथकड़ियाँ लगी हैं और शादबाग पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। हम चलेंगे अब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अख्तर की जानिब और तमाम तफसील उनसे भी जानेंगे कि इनको किस तरह से जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। शादबाग पुलिस स्टेशन की अगर बात करें तो जिस तरह से मैंने बताया कि शादबाग पुलिस स्टेशन एक हैवी पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर हैवी चार्ज जो है वो पुलिस स्टेशन कहलाया जाता है और यहाँ पर हर घंटे बाद वारदात, हर आधे घंटे बाद डकैती की वारदात, नकबजनी यहाँ पर मामूल है, क्योंकि सिटी डिवीज़न के 22 पुलिस स्टेशन में से वाहद थाना जो है वो शादबाग एक हैवी चार्ज पुलिस स्टेशन है जहाँ पर डकैती की वारदात जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन अब जो है वो 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। तीनों मुलजमान के कब्जा से जेवरात भी बरामद किए गए हैं और पैसे भी बरामद किए गए हैं, असलहा भी बरामद किया गया है। जिस तरह से नदीम ने हमें बताया कि पिस्टल जो है वो मैंने 13,000 रुपये का ख़रीदा था। पिस्टल कोई राह चलते गली मोहल्लों से नहीं ख़रीदा जाता। जिस बंदे से इसने पिस्टल ख़रीदा था वो भी क्रिमिनल्स था, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको भी पुलिस गिरफ़्तार करके उससे भी जो पता लगाए कि ये पिस्टल कहाँ से आया है। पिस्टल कोई ज़मीन से तो जो है वो बन नहीं गया, पिस्टल कहीं ना कहीं से आया और उसके साथ जो है वो हो सकता है कोई कत्ल हो, कोई जो है वो किसी इंसान को ज़ख्मी किया गया हो और उसके साथ डकैती की वारदातें की गई हों। मैं अब जो है वो
इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जानिब चलूँगा और उनसे भी बात करूँगा कि मुल्ज़मान के हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं कि मुल्ज़मान की कैटेगरी क्या है और इनको किस तरह से गिरफ़्तार किया गया था। मेरे साथ चलिए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास। अजी, तो आपने तीनों मुल्ज़मान की बात सुनी और उनका यही कहना था कि असला के ज़ोर पर हमने वारदात की और चाची ने हमें जो है वो घर दिखाया था और चाची ने ही हमें कहा था कि ज़ेवरात और पैसे सेफ अलमारी में पड़े हैं और बच्चे को आप यरगमाल बना लेंगे तो बआसानी तरीके से वारदात कामयाब हो जाएगी। और कामयाब होने के बाद जो है वो 80,000 रुपये चाची ने अपना हिस्सा लिया और वहाँ से रफू चक्कर हो गई। तीनों मुल्ज़मान गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। मेरे साथ यहाँ पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अख्तर मौजूद हैं, जिन्होंने एक अपनी टीम के साथ अच्छी कार्रवाई की और तीनों मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। अख्तर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 3 मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए हैं, रिकॉर्ड याफ्ता हैं। इनके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि इनका किरदार क्या था वारदात में और इन्होंने किस तरह से वारदात की। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं 31 दिसंबर 2021 को बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इधर मेरी पोस्टिंग हुई। तो ये जो मुकदमा है 10 तारीख का है, 10वें महीने का। तो ये चैलेंज था, हाउस रॉबरी की वारदात थी। 3 लोग घर में दाखिल हुए हैं और घर वालों को यरगमाल बना के वहाँ से ये 22 तोले सोना, कुछ चांदी थी और साथ में ये नकदी कोई 15 लाख रुपए ले गए थे। तो मेरे से पहले भी इस वारदात पे वर्क हुआ था, लेकिन मेरे लिए ये एक बड़ी वारदात थी और मुझे अफसरान बाला की तरफ से डीए साहब ने और एसएसपी साहब ने ख़ास तौर पे इस तरफ हुक्म दिया था कि ये वारदात ट्रेस करनी है लाजमी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पे वर्क शुरू किया। तो जो फुटेज हमें मिली थी उसमें बाइक की जो नंबर प्लेट थी उस पर इन्होंने लगाई हुई थी वो टेप, और ये जो लड़के थे फिर इनको हमने मैनुअली गली मोहल्ले में चेक करवाया। तो उस दौरान पता चला कि ये हमारे इलाके में एक चाह मीरा है, वहाँ एक गली है पूरी बलोचों की। तो ये लोग बेसिकली मनशियात फरोश हैं, दुश्मनियाँ भी हैं इनकी। तो जब उस गली से एक लड़का हमें नदीम आइडेंटिफाई हुआ, तो नदीम को जब लेके उसका सीआरओ रिकॉर्ड लिया गया तो वो रिकॉर्ड याफ्ता था। पहले उसने डकैती भी की हुई थी, मनशियात का भी रिकॉर्ड याफ्ता था। तो इसका बड़ा भाई है वो 302 का पीओ था। तो इस हवाले से जब रेड किया तो नदीम को सबसे पहले हमने टारगेट किया। नदीम को पकड़ के जब इसको इंटेरोगेट किया तो ये ब्रेक हो गया। इसने बताया कि हाँ ये वारदात हम तीनों ने मिलकर की थी और इनकी एक रियल चच्ची है जो उसी घर में वो थी, मैड थी, काम करती थी घर के। तो उसने जज करके इनको बताया कि घर में फ़लाँ जगह पे चीज़ें बड़ी होती हैं इनकी कीमती, और घर में जो मर्द हैं वो इस वक्त नहीं होते। तो इस टाइमिंग को लेके फिर इसकी चाची का मोबाइल का डाटा हमने लिया। तो इन सारी चीज़ों को मैच करके इसको जब पकड़ा ये ब्रेक हो गया। तो दूसरे दोनों इसके जो कज़न ही हैं वो उसी मोहल्ले में थे, तो वो लोग फिर भागे। तो उनको हमने फिर अल्हम्दुलिल्लाह लोकेटर लेके पकड़ा, इनकी आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह इनसे हमने पूरी की पूरी जो है ये रिकवरी की, जो आलमोस्ट 48 लाख रुपए के करीब मलियत की थी। तो इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हो गए एक शरीफ आदमी के सामने जो इतना मजबूत ईमान का मालिक था कि जब पहली दफ़ा मैं उससे मिला तो उसने कहा कि आप बेफ़िक्र हो जाएं। मैंने कहा कि मैंने आपका केस इंशाल्लाह ट्रेस करना। तो कहता हाँ आप बेफ़िक्र हो जाएं, मेरा माल कहीं नहीं जाएगा। मैंने कहा आप इतने यकीन से कहते हैं, माल तो आपका जा चुका है। तो उसने पूरे यकीन से कहा, कहता है मैं ज़कात देता हूँ,
मैंने कोई हराम इकट्ठा नहीं किया, कोई मेरा माल नहीं खा सकता। तो उसका ये यकीन देख के फिर मुझे भी यकीन हुआ कि इंशाल्लाह मैं भी अगर खुलूस नीयत से चलूँगा तो ये लाजमी मेरे ही हाथों होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए। तो जब इनकी तफ्तीश की गई तो ये बात पुलिस के लिए बड़ी अहम होती है कि इन्होंने असला कहाँ से लिया। तो पता चला जी ये किसी जुए के अड्डे से असला लिया था। इट मीन कि ये जुआ भी खेलते थे। तो ये काफ़ी जो रकम इन्होंने चुराई थी वो तकसीम करके शादी की एक ने अपनी, बाकी अपनी जो थी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरे करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने इनसे निकलवा ली। तो ज़ाहिर है मेहनत तो फिर जी करनी पड़ती है, क्योंकि ये शादबाग का जो इलाका है ना, इसमें ये शादबाग मिस्री शाह जो है ना, इसे क्राइम की नर्सरी का दर्जा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम के लिए लोग तैयार किए जाते हैं, ख़ासकर शुमाली लाहौर इसे कहते हैं। और यहाँ पे जो शूटर की नई जो होती है ना, वो यहीं से पैदावार जाती है। शूटरों की पेमेंटकारी जो है वो शादबाग से ही की जाती है। जिस तरह से मैंने बताया कि सिटी डिवीज़न के 22 पुलिस स्टेशन हैं और सबसे ज़्यादा हैवी चार्ज जो पुलिस स्टेशन कहलाया जाता है वो शादबाग है, क्योंकि यहाँ पर आने और जाने के लिए रास्ते बहुत ज़्यादा हैं और इसकी आबादी भी जो है वो करोड़ों में है। ख़ासकर अगर बात की जाए शूटरों की, तो शूटर यहाँ पर 15 से 20 हज़ार रुपये लेके लोगों को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल करते हैं। और भागते वक्त अगर राहगीर कोई आ जाए तो उसको भी गोलियां मारने से गुरेज नहीं करते। क्या ये दुरुस्त बात है? बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी इधर 2 माह की पोस्टिंग में 2 ब्लाइंड मर्डर हैं, इसके अलावा मर्डर हैं, इसके अलावा ये 392 के कोई 28 मुकदमा दर्ज हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनमें से कोई 19 मुकदमा ट्रेस आउट कर लिए हैं, उनकी रिकवरी कर ली है। वो लोग भी मैंने पकड़े हैं जो वारदात में गोलियां मारते थे। इंशाल्लाह आपसे वो भी शेयर करेंगे। वो अभी आइडेंटिफिकेशन परेड पे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह है, शूटर बहुत ज़्यादा पकड़े हैं। बुक्टी साहब हैं हमारे एसपी ऑपरेशन में, एसपी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। कोई भी इस तरह का वक़ुआ हो जाए तो फिर वो बैठ जाते हैं आके, वो नहीं जाते फिर। तो सारी रात बैठे रहते हैं, खुद रेड पे साथ जाते हैं हमारे। तो जब इस लेवल का ऑफिसर आगे चल के काम करता है तो फिर सबको करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आदत भी हो चुकी है, 30 साल सर्विस हो गई है। इन चीज़ों को देख के फिर शर्मिंदा होकर बैठने की आदत नहीं है, निकलते हैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह। अख्तर साहब ये बताएं कि जो इसकी चाची है उसकी गिरफ्तारी के लिए अब तक आप क्या जो है वो इकदाम कर रहे हैं? उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई मोबाइल फ़ोन का डाटा भी हासिल किया है? और ये जो तीनों मुल्ज़मान पकड़े गए हैं इनके मुताबिक ये तो ज़ाहिर बात है साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है। इससे पहले कौन कौन से मुकदमे में ये जेल जा चुके हैं? जी ये पूरी फैमिली जो है ये रिकॉर्ड याफ्ता है। मर्द तो मर्द, औरतें भी बात नहीं आती। ये बेसिकली नजायज़ फरोश हैं। और ये जो है अभी नदीम लड़का जो है, इसका बड़ा भाई एक 302 का पीओ है और ये भी नजायज़ फरोश है। इसका इससे बड़ा जो है, जो कहता है मेरे साथ पकड़ा गया जेल में है, वो भी नजायज़ फरोश है। किलों के हिसाब से ये करते हैं। तो इनको वाकई जो है इनकी चाची, तो चाची माँ के बराबर होती है। तो जब वो दरस देगी कि बेटा ये काम अच्छा है, उससे ये करो, तो ज़ाहिर है फिर वो अपना बिजनेस ही समझ के करते हैं। तो पकड़ी जाएगी इंशाल्लाह आज रात। वो भी, उसके लिए भी हमने वो सारी फील्डिंग लगा ली हुई है। वो अब ज़्यादा दूर नहीं है, आज वो भी आ जाएगी। तो ये तो हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह केस जो है कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा काम है जी। इधर डेली की बुनियाद पे करते हैं, हर रोज़ हम रेड प्लान करते हैं और हर डेली की बुनियाद पे ये काम करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले माह भी 3 गैंग थे मेरे, इस दफ़ा भी 2 हो गए हैं। आज अभी महीने की शुरुआत ही है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। PSL था, उसके अलावा अभी जैसे ये हॉर्स एंड कैटल शो है, SHO साहब को ड्यूटी, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ती हैं। इस तरह के जो टफ थाने हैं जिसमें क्राइम ज़्यादा होता है तो वहाँ पर ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। अख्तर साहब ये बताएं कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन का हमेशा से यही गिला रहा है कि हमारे पास रेड करने के लिए नफरी नहीं है, गाड़ी जो हमारे पास मजबूत नहीं है, आपके शादबाग थाने की जो नफरी है वो कितनी है? और आखिर में ये बताएं कि चाची की गिरफ्तारी के लिए इकदाम किए गए हैं और आइंदा 24 घंटों में गिरफ्तार हो जाएगी? जी इंशाल्लाह आइंदा 18 घंटों में वो गिरफ्तार हो जाएगी।
वो बिल्कुल मेरे रडार पे है। और रही बात नफरी की, तो मैं इस बात का कायल नहीं हूँ जी। 2 बंदे निकलते हैं, 3 बंदे घर से, और वो लूट के चले जाते हैं अपने घर में। उनको पकड़ने के लिए 10 बंदों की ज़रूरत नहीं है, उनको पकड़ने के लिए भी 3 बंदे काफ़ी हैं। अगर वो पूरी नीयत और ईमानदारी से उनका पीछा करें, उनके पीछे जाएं। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, हमारा लाहौर जो है, इसके हर 2 कदम के फासले पे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। कोई गली मोहल्ला, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ से कोई वारदात करके गुजर जाए और उसकी तस्वीर ना आए। और जब किसी की तस्वीर आ जाती है तो सोशल मीडिया का दौर है, मैं नहीं समझता कि वो बंदा छुप सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह छुपने भी नहीं देते। तो ठीक है, मेरे पास नफरी कांस्टेबल हैं 7-8 अपर सबॉर्डिनेट हैं। तो मैंने कैटेगरी बनाई हुई है हर बंदे की। कुछ लोग हैं जो अच्छा तफ्तीश करते हैं, कुछ लोग हैं जो अच्छा रेड करते हैं, कुछ लोग हैं जो कोर्ट को अच्छी तरह फेस करते हैं। तो जिस तरह का किसी का मिजाज होता है, मैं वैसा ही उसे काम देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है हमारे। जिस तरह से जिसका मिजाज होता है उसको उसी तरह से काम बांट कर दे दिया जाता है। जिस तरह से पैरवी ऑफिसर है वो कोर्ट को डील करता है, और मुलाजमीन जो है वो मुलजमान को अदालतों में पेश करते हैं। थानेदार जो यहाँ पर हैं वो दीदा दिलेर थानेदार हैं और वो तफ्तीश करते हैं। चाची की बात की जाए जो इनकी साथी थी, ताहाल पुलिस जो है वो उनको दावा करती है कि 18 घंटों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि मैंने 24 घंटों का जो है वो कहा था। और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लगता है चेहरे से कि जिस तरह से बिल्कुल उनके रिडार में जो है उनकी चाची है उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहर लाहौर की अगर बात करें तो शहर लाहौर में बहुत सारे ऐसे डाकू हैं जो वारदात के साथ साथ शहरियों को जख्मी भी करते हैं। ये भी वही मुलजम है जो कि गन पॉइंट पर लोगों को जख्मी करते हैं, वारदात करते हैं, और इसके अलावा कम सिन बच्चों के सर पर गन रख कर जो है वो सब कुछ लूट के ले जाते हैं। अब हम चलेंगे जो है वो एक मुद्दई मुकदमा जो है वो उसकी जानिब, जिसको जो है वो डाकुओं ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया था और उसको फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसको मरहम पट्टी करवा के जो है वो वापस घर भिजवा दिया गया। जानिब चलेंगे उसकी जो मुद्दई मुकदमा है उससे बात करेंगे कि वारदात किस तरह से हुई और वो मोटरसाइकिल पर कहां जा रहे थे और डाकुओं ने उनके साथ क्या किया। अब चलते हैं हम जो है वो हसन शाह की जानिब, जो कि इस केस का जो है वो मजरूब है, उनसे भी जानेंगे तमाम हाल अहवाल क्या है। जी बिल्कुल, आपने डाकुओं की बात भी सुनी, इसके अलावा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की बात भी सुनी। मोहम्मद अख्तर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो कि शादबाग में तैनात थे, उन्होंने तीनों डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे साथ यहाँ पर मुद्दई मुकदमा मौजूद है, अगर मेरा कैमरामैन नुमान दिखा सके तो डाकुओं की जानिब से जो है वो मुद्दई मुकदमा को जो है वो फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया गया था, और उसके बाद जो है वो डाकू दीदा दिलेरी के साथ फायरिंग करते हुए मौका से फरार होने में कामयाब हो गए थे। हसन इरफान जो कि मुद्दई मुकदमा है, इनकी तरफ चलेंगे। हसन साहब ज़रा बताइए कि सुबह कितने बजे का टाइम था जब आप ड्यूटी पे जा रहे थे और डाकुओं के साथ आपका आमना सामना हो गया? वसीम भाई शुक्रिया आप आए। मैं 12 जनवरी को सुबह 5:30 बजे अपने ऑफिसर के घर ड्यूटी के लिए जा रहा था। सराज रोड घोड़े शाह के करीब 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार आए हैं पीछे से। उन्होंने मुझे गन पॉइंट पे हैंड्स अप कराया, मुझसे मेरा वॉलेट और मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की है। मैंने उनके साथ आगे से उनका पिस्टल छीनने की भी कोशिश की है, लेकिन उसके साथ जो दूसरा डाकू था उसने सीधे फायर किए हैं। एक फायर मेरी टांग पे लग गया और वो भाग गए हैं। मुझे महल्लेदार और मेरे अजीज़ों ने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भिजवाया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन सिटी सरफराज विरक साहब, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। उन्होंने अपनी टीम के हमरा रात दिन मेहनत करके डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुँचाया। लिहाजा मैं एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन सिटी का एक बार फिर बेहद अपने दिल के साथ मशकूर हूँ। मुद्दई मुकदमा की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि डाकुओं ने जो है वो मुझे 3 फायर करके जो है वो ज़ख्मी किया, जो कि एक फायर मेरी टांग पर लगा और उसी वक्त जो है वो करीब ही मेरा घर था। मेरे रिश्तेदार दोस्त अहबाब जो है वहाँ पर इकट्ठे हो गए और मुझे बर वक्त जो है वो 1122 की मदद से मुकामी अस्पताल पहुँचाया, जहाँ पर मरहम पट्टी करने के बाद जो है वो मुझे वापस घर भिजवा दिया गया। ताहाल उन्होंने एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी सरफराज विरक का भी शुक्रिया अदा किया, जिनका कहना था कि जिन्होंने दिन रात जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और एसपी ने जो है वो सिटी ने मेहनत करके तीनों डाकुओं को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए रोज़नामचा प्रोग्राम। आप अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।